नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताया था मैंने, टेंशन फोर्स बताया था मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था मैंने, और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात की थी। क्या क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स सुमित? सरफेस के अलोंग लगने वाला फोर्स, किसके कारण? मोशन के कारण। अगर दो ऑब्जेक्ट्स, अगर दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, रफ ऑब्जेक्ट्स, कैसे ऑब्जेक्ट्स? रफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अपने हाथों को ही ले लो, अपन इन दोनों रफ ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेटिव मोशन में लेकर आए। कैसे मोशन में लेकर आए? बाय कीपिंग देम इन कांटेक्ट, बाय कीपिंग देम इन कांटेक्ट, एक दूसरे से कांटेक्ट में लाके और इनके बीच में क्या करवाया जाए? रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं? ये हीट किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। whatever वर्क यू आर डूइंग ऑन योर हैंड्स, वो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन का एक अलग पूरा टॉपिक है जो कि अलग पढ़ेंगे, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, एक फुटबॉल है ग्राउंड पे, इस फुटबॉल को अगर किक मारा तो ये आगे जाने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद जाके रुक जाती है। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द मोशन, हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। हमसे पूछा जाता है फ्रिक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है डेली लाइफ में, क्या क्या हो सकते हैं? कार का रुक जाना थोड़ी देर बाद, बाइक्स का रुक जाना, ये वाला अपन ने एग्जांपल देखा। और कोई एग्जांपल? हम चौक वॉक सब पकड़ते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो ये कैसे लिफ्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। अगर मान लो मेरे उंगलियों पे फिंगरप्रिंट्स नहीं होते और ये भी स्मूथ ऑब्जेक्ट होता, फिर क्या मैं उठा पाता? क्या नहीं उठा पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ द रफनेस मैं यहाँ पर इसको उठा पाता हूँ। अगर मेरे उंगलियां भी स्मूथ होती और ये जो चौक है ये भी स्मूथ होती तो मैं नहीं उठा पाता इसे। ठीक है। दूसरी चीज है कि फ्रिक्शन का और कौन सा एग्जांपल होता है? वॉकिंग। वॉकिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वॉकिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। ग्रिप ऑफ टायर्स, टायर्स की ग्रिप, आपके शूज की ग्रिप किस पे डिपेंड करती है? रफनेस पे डिपेंड करती है। अगर आपका सोल घिस जाता है, प्लेन हो जाए एकदम, तो क्या आप ढंग से चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। क्यों? वाई? बिकॉज फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और फिसलना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली फ्रिक्शन कई जगहों पे देखने को मिलता है और इसीलिए हम इसको एक नेसेसरी ईवल भी बोलते हैं। हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। अभी अपन को बात करनी है इक्विलिब्रियम के बारे में, और पिछली क्लास में मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। कौन बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? क्या होता है युवराज? और अच्छे से बताओ। नो चेंज इन स्टेट। ठीक है, और एफ नेट जीरो या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इफ ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो, तो अपन बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में? कौन सी स्टेट में? अरे बोलो 11th क्लास। आवाज नहीं आई ना? सोच लेना। पीछे दिख रही है सलाखें? दिख रही है सलाखें? दिख रही है? उस सलाखों के बीच में से पास करवाऊंगा सर। चलो, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आती है। कौन सी स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट विच स्टेट्स दैट एक ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स क्या हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे बैठा है, उस पे मैंने एक तरफ लगा दिया 10 न्यूटन और दूसरी तरफ भी क्या लगा दिया? 10 न्यूटन, दोनों अपोजिट लगा दिए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट चलेगा? क्या ध्रुव? नहीं चलेगा। इसका मतलब दोनों के कारण, दोनों फोर्सेस के कारण, यही ऑब्जेक्ट ले लो, एक मैंने इस पे आगे 10 न्यूटन लगा दिया और पीछे की तरफ भी मैंने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अगर आगे पीछे दोनों तरफ मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये अपनी जिस स्टेट में था उसी स्टेट में पड़ा रहेगा। सो दिस स्टेट ऑफ फोर्सेस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम अलग होता है। किसी ने पढ़ा है केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम क्या होता है? बहुत तरीके के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है,
और काफी सारे तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, लेकिन अगर मैं फिजिक्स के अंदर बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स के अंदर बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो. Net force on an object should be equal to what? Zero if the body is in equilibrium. और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. बॉडी की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रह जाएगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रह जाएगी. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से अपन को समझ में आता है. आज मैं क्लास के अंदर कुछ एक सवाल करवाने वाला हूँ इक्विलिब्रियम पे बेस्ड. ठीक है, तो ध्यान से अपनी रफ कॉपी के अंदर एक एक सवाल को नोट करना है, और साथ ही साथ देखना है कैसे चल रहा है. तो पहले यहाँ पर देखना है, समझना है, उसके बाद नोट करने का टाइम दे दूंगा 5 मिनट. ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं सबके लिए भी एप्लीकेबल है. जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पहले आप देखोगे और उसको नोट करोगे बाद में. चलिए, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से देखिए, बातें मत करो. सीलिंग से एक स्ट्रिंग को लगाया, और उस स्ट्रिंग से मैंने किसको लगाया? मास m के ऑब्जेक्ट को लगाया. इस m मास के ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? प्रकृति. स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा, नीचे ग्रेविटी की वजह से क्या लगेगा? mg फोर्स. और स्ट्रिंग इस पे क्या लगा रहा होगा? टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ. क्योंकि हमने एक बात जरूर की थी कि धागा हमेशा क्या करता है? खींचता है. धागा हमेशा क्या करता है? तो धागा यहां से भी खींचेगा और ऊपर से भी क्या करेगा? सही है कि नहीं? ठीक है, तो धागा हमेशा खींचता है, ये याद रखना. स्ट्रिंग ऑलवेज अप्लाइज विच टाइप ऑफ फोर्स? टेंशन फोर्स, और पुल टाइप ऑफ फोर्स. ये यहां से भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और ऊपर से भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है. ठीक है, दोनों एंड्स पे जो टेंशन लगा रहा होगा, कैसे लगा रहा होगा? पुल टाइप की लगा रहा होगा. तो धागा हमेशा क्या करता है? खींचता है. क्या करता है? अब तू नहीं बोलेगा, बाकी बोलेंगे. क्या करता है? ठीक है, याद रखना है, धागा हमेशा क्या करता है? बिल्कुल 11th क्लास इस साल की क्या है? इस साल की 11th क्लास कैसी है? इस क्रॉस से समझ जाना चाहिए सबको, बस समझदार को इशारा काफी है. अब मान लो ऊपर यहाँ पर टी टेंशन लग रही है, और नीचे क्या लग रहा है? शिफाली का नीचे क्या लग रहा है? mg. किसने लगाया? ग्रेविटी ने लगाया. ग्रेविटी के द्वारा नीचे लगा mg फोर्स, ऊपर लगा टेंशन फोर्स. क्या ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है क्या? कहीं पे भी, कहीं पे भी मूव हो रहा है? इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? नीचे की तरफ कितना फोर्स है? दैट मींस इस केस में टेंशन बराबर किसके होनी चाहिए? mg के होनी चाहिए. खत्म बात. अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो क्या होता है इसके साथ? किस तरफ होती? जिस साइड ज्यादा फोर्स लगती है उस साइड होती. एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास. इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया. इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कहां पर होगा? कैसे पता चला? क्योंकि धरती इसको खींच रही है नीचे. सही है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा. उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा. ठीक है, तो मैंने देखो एक और चीज बताई थी बीच क्लास में, बकवास नहीं, वरना सबसे पहले ट्रायल इस तरह से ही शुरू करवाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, चेहरा फंस जाएगा, बाकी बॉडी चली जाएगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना. m मास का ऑब्जेक्ट है. कितने धागे दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? 3 अलग अलग धागे दिख रहे हैं, जिसको मैंने एक नॉट के हेल्प से यहाँ पर बांध रखा है. समझ में आ रही है बात? ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में. किसमें? इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, दैट द कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है. कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. पहली बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए सवाल सुनते ही, कि भाई जो भी यहाँ पर सिस्टम अपन को गिवन है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स कितना दे रहे होंगे?
0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि सिस्टम किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। चलिए अब यहां पर अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है देन कैलकुलेट tensions in all the strings, tensions in all the strings। मैंने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था विच इज नोन एज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है वो? हम सेपरेटली किसी बॉडी को बना दें और उस बॉडी पे ये दिखा दें कि उस पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उस डायग्राम को अपन क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम या FBD। क्या कहेंगे अपन? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर सारे फोर्सेस को मेंशन करने वाला हूँ, एक एक करके देखें। इस m मास के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड mg। इस m मास के ऑब्जेक्ट पे क्या कोई टेंशन लग रही होगी? ऊपर की तरफ यहाँ पर टेंशन लग रही है। क्या यहाँ पर 3 अलग अलग धागे हैं? एक धागा यहाँ से आया, एक धागा ये आया और एक धागा इधर से आया। मान लेते हैं यहाँ से जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का है। कितने का है? 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां पर ऊपर लगी T टेंशन, यहां नीचे लगा mg फोर्स। चलिए जब भी टेंशन की बात आती है एक धागे में, क्योंकि धागा कैसा है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, तो एक धागे में टेंशन हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर नॉट के बाद देखिए 2 अलग धागे और आ गए। अगर इधर टेंशन में T1 मान रहा हूं तो क्या इसमें भी टेंशन T1 ही होगी? क्या नहीं होगी, इसमें टेंशन T1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धागा बदल चुका है, अब वो सेम धागा नहीं रहा। अगर सेम धागा होता तो टेंशन दोनों में क्या रहती, सेम रहती। लेकिन यहाँ पर मैंने नॉट लगा रखा, दैट मींस ये अलग धागा है और ये वाला अलग धागा है। दोनों अलग धागों में टेंशन भी अलग अलग रहेगी, याद रखना है दिमाग के अंदर। तो इसकी टेंशन को मैं क्या मान लूं, T2 मान लो। एंड सिमिलरली ये तीसरा धागा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक टेंशन लग रही होगी विच इज नोन एज, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से इस सवाल से जो अपन को समझना है वो यही है कि जितने अलग अलग धागे दिखेंगे उतनी अलग अलग टेंशनें यहाँ पर हमें जनरेट होती हुई दिखेंगी। अगर यहाँ पर एक ही धागा होता तो एक ही टेंशन डेवलप होती, जैसे पिछले सवाल में देखा। अगर 2 धागे होंगे तो 2 टेंशन डेवलप होगी। लेकिन मान लो अगर मैं सवाल को ऐसे बना दूं, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक सवाल आपको ऐसे बना देता हूँ, ये है पुली और पुली पे मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट लटका रखे हैं ऐसे, और पुली को दीवार से लटका रखा है। अब मेरे को बताओ यहाँ पर एक धागा है, 2 है? एक ही धागा है, दिख रहा है एक ही धागा। यही धागा यहाँ से शुरू हुआ, घूम के यहाँ पर आ गया। इसका मतलब जो टेंशन ये यहाँ पर लगा रहा होगा वही टेंशन ये, समझ में आ रही है बात? ठीक है, धागा अगर सेम है तो उसमें टेंशन भी सेम रहेगी, याद रखना है। ठीक है, और धागा कैसा फोर्स लगाता है? हमेशा पुल फोर्स, टेंशन फोर्स, क्योंकि धागा हमेशा क्या करता है, खींचता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस चीज को अपन ने यहाँ पर समझा। अब देखिए फोर्सेस के लिए मुझे क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले मेरे को ये मास दिख रहा है, ध्यान से सुनना, लिखना किसी को नहीं है, बहुत समय दूंगा लिखने के लिए। ये मास दिख रहा है मुझे। इस मास पे अगर मैं FBD बनाऊं तो देखो नीचे फोर्स लग रहा है कितना, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, T1। क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है क्या? इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब T1 बराबर किसके होगा? क्या ये चीज सबको समझ में आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, क्या ये इस चीज को पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे? सबको क्लियर होता है कि क्यों T1 बराबर mg कर दिया अपन? चलिए अब मेरे पास आता है कि T2 और T3 भी तो निकालना है सर, इसको भी तो निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं बनाता हूं FBD ऑफ नॉट। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा? नॉट का बनाऊंगा। तो यहां लिखता हूं FBD ऑफ नॉट। अब नॉट पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, दिख रहा है? कौन लगा रहा है? ये वाला धागा लगा रहा है। क्या नाम देंगे इसको अपन? T2। एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्या नाम देंगे इसको? T3। तो ये ऐसे T3 दिखा दिया। क्या 2 ही फोर्सेस हैं? क्या क्या 2 ही है? क्या सोच के बताओ। T1 और होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, नीचे की ऊपर? नीचे, क्योंकि ये मास लटका हुआ है तो ये मास नीचे की तरफ खींच रहा है। दैट मींस यहां से धागा इस नॉट को नीचे खींच रहा हो। तो मैं बोल सकता हूं कि इस धागे की वजह से T1 नीचे और लग रहा है। लेकिन T1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको किसके बराबर लिख दूं,
ये चीज सबको समझ में आई, एफबीडी कैसे बना। एंगल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये मैंने डॉटेड लाइंस बनाई, यहाँ पर भी ऐसे डॉटेड लाइंस बनाई, ये 45 है तो ये भी 45 और ये भी क्या 45, तो ये मैंने एंगल्स को भी मेंशन कर दिया, दिस इज आल्सो 45 एंड दिस इज आल्सो 45। क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सबको आया कि नहीं है? कुछ नहीं किया है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हमने ये चेक किया कि कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम में जिस भी बॉडी की बात कर रहा हूं उसको अलग लिखता हूं और उस पर क्या बना देता हूं, सारे फोर्सेस को, किसके साथ, एंगल्स के साथ, और ये मेरे पास क्या निकल आता है, एफबीडी निकल आता है। समझ में आई बात? नाउ व्हाट इज कंपोनेंट, यू कैन गिव द डेफिनेशन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, काफी हद तक सही है, यस। होता क्या है? फोर्स ही, ओनली फोर्स। प्रोजेक्टाइल में भी हमने कंपोनेंट देखा था, वहां तो वेलोसिटी की बात की थी। किसी भी वेक्टर का, ध्यान से सुन लो, आज दोबारा बता रहा हूं, किसी भी वेक्टर का इन्फ्लुएंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या रहेगा, उसको क्या कहते हैं अपन, कंपोनेंट कहते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने ये वेक्टर लगा दिया, ये वेक्टर ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है? मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल पे, कितने डिग्री एंगल पे दिख रहा है, थीटा एंगल पे अपन को दिख रहा है। इस वेक्टर के कारण हो सकता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इस तरफ हो जाए, इस वेक्टर के कारण हो सकता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कहां हो जाए, इस तरफ। इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस में भी कुछ चलता है, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस में भी कुछ चलता है, इसका मतलब इस वेक्टर का इन्फ्लुएंस एक्स में भी है और इस वेक्टर का इन्फ्लुएंस, समझ में आ पा रहा है? क्या अपन सोच पा रहे हैं ये चीज? आप खुद सोचो, ये वेक्टर जो है, अगर मान लो ये एक फोर्स है, तो ये इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट, जो गोल सा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट का कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। दैट मीन्स दिस वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। इसका मतलब इस वेक्टर का कुछ ना कुछ इफेक्ट वाई में भी होगा और कुछ इफेक्ट इसका एक्स में भी होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो इफेक्ट है इस वेक्टर का, उसी को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट, आप बोलोगे सर कंपोनेंट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वेक्टर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। किसी भी वेक्टर का इन्फ्लुएंस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में निकाल लिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, 10 सर। चलिए, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वेक्टर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज नोन एज कंपोनेंट। अब कंपोनेंट निकाला कैसे जाता है, दिमाग में फिर से एक सवाल आ जाएगा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो भी वेक्टर है उसको लिखो और आगे डाल दो कॉस थीटा। क्या डाल दो? बस ए कॉस थीटा। अगर ये चीज याद है तो कंपोनेंट निकल गया, खत्म बात। अब जैसे बता रहा हूं वैसे सुनते जाना। ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, मान लो मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस में। ध्यान से सुन लेना सभी लोग, बहुत बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना कहां पर, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, फॉर्मूला क्या कहता है, ए कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह इस बार हम क्या पुट कर देंगे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बेटा फॉर्मूला तो हमेशा यही लगाना, चाहे एंगल कुछ भी हो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपको क्या चेक करना है, जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वहां का एंगल देख लो। जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वहां का क्या देख लो, जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो वहां का एंगल देख लो और आपको कंपोनेंट निकल गया। अब बच्चे याद कर लेते हैं कि सर वर्टिकल वाला ए साइन थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल वाला ए कॉस थीटा होता है। याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, सिर्फ इसमें एंगल पुट करो, आंसर निकालो। आपको मान लो ये एक वेक्टर है, ये 37 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस 37। समझ में आ रही है बात? अब ये 37 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल कितना बनाना होगा, 90 माइनस 37।
सही बात है कि नहीं? 90 माइनस 37 कितना होता है? 53। यस और नो? तो ये हॉरिजॉन्टल में तो ए कॉस 37 बना रहा था, वर्टिकल में कितना बनाएगा? ए कॉस 53। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फॉर्मूला कौन सा याद करना है? हमेशा कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? कंपोनेंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज नोन एज बस ए कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? कंपोनेंट में किसी को कोई दिक्कत? अब सवाल पे चले वापस। अब ध्यान से देख लो, लिखना नहीं है, बुक में कुछ नहीं है ऐसा, बुक बंद कर दो। चल, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कुछ नहीं है, थ्योरी थ्योरी दे रखी है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। अब ये देखो, ये वेक्टर, क्या ये वेक्टर किसी थीटा एंगल पे लग रहा है? क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस और नो? अरे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बताइए अब? T3 cos 45। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? T3 cos, हमें तो a cos थीटा ही फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो a cos थीटा फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ गया? T3 cos 45, और यहाँ पे भी क्या आ गया? बोलो यार, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई बात? अब हम जानते हैं पूरा का पूरा सिस्टम किस में था? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? अब देखिए, एक्स एक्सिस में फोर्सेस लग रहे हैं, वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रहे हैं। मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस वाला फोर्स भी जीरो है और वाई एक्सिस वाले फोर्स भी क्या है? जीरो है। तो मेरा बॉडी किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए ध्यान से, वर्टिकल फोर्सेस को सॉल्व करता हूँ। क्या दिख रहा है मेरे पास? T3 cos 45 किसके बराबर होना चाहिए? तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। भाई ये फोर्स इसको क्या कर देना चाहिए? तो मैंने देखा T3 cos 45 ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? mg। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। कौन बोल रहा है? क्यों भाई हाफ क्यों? 1/√2। आंसर क्या आएगा यहाँ से? क्या आंसर आया? T3 विल बी इक्वल टू √2 mg। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकालें? ऐसे ही हॉरिजॉन्टल को भी इक्वेट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करो, क्या आंसर आएगा? T3/√2 इज इक्वल टू T2। T3 की वैल्यू कितनी निकली? √2 mg। तो यहाँ पर रखेंगे √2 mg डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? क्या तीनों टेंशन आ गई मेरे पास? दोबारा सुन लो, वापस बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या था? हमने यहाँ पर देखा एफबीडी बना के, इस पे एफबीडी बनाया, नीचे देखा एमजी फोर्स लग रहा है, ऊपर देखा टेंशन T1 लग रही है। इक्विलिब्रियम में था तो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। ये लो इक्वल की है, T1 की वैल्यू। अब मुझे पता है कि यार दो फोर्सेज और लग रहे हैं, T2 और T3। उसके लिए मुझे एफबीडी कहीं और बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एफबीडी कहीं और बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या दे लिया? ये नॉट ले लिया, इस नॉट को उठाया, यहाँ पर एफबीडी बनाया। इस नॉट का एफबीडी बना, T3 इधर, T1 नीचे, T2 लेफ्ट में। सही है कि नहीं? T3 इस तरफ बन रहा है, T1 नीचे बन रहा है, T2 इधर बन रहा है। T1 की वैल्यू मुझे पता है, पहले से निकाल ली थी, फॉर्मूले पुट की। अब कंपोनेंट देखा कौन कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल देखा तो क्या मिला? T3 cos 45। और वर्टिकल देखा तो भी क्या मिला? अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने चाहिए? कैंसिल। और वर्टिकल वाले फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने चाहिए? कैंसिल। जैसे ही कैंसिल किए, सारी वैल्यूज कैलकुलेट। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, फटाफट लिख लो इसे। ऑनलाइन बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हैंड रेज करके। क्वेश्चन इज, method is the same only, but the question is different. मेथड सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है। बताएं सभी। एफबीडी बनाओ, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ और इसका एफबीडी बनाओ, और सारे कंपोनेंट्स निकालो, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिक्सटी डिग्री, 30, 60, 30 और mg। सबसे पहले एफबीडी बनाइए ब्लॉक का, फिर बनाओ नॉट का। मुझे एफबीडी बना के दिखाओ।
देखिए भाई, अरे ये तो सही है। अब इस कंपोनेंट बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा एक वर्टिकल, फिर इसका भी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बनेगा, एंगल्स को फाइंड आउट करके। सही। देखिए सबसे पहले तो एक चीज क्लियर दिख रही है, अगर यहाँ पर टेंशन T1 है, नीचे कितनी है mg, क्लियरली दिखता है T1 बराबर किसके है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सबको पता चल जाना चाहिए। अब मेरे पास क्या दिखता है, एक धागा इधर दिखता है, इधर मैं मान लेता हूँ कितनी टेंशन, और इधर कितनी, और इधर नीचे कितनी। सही है, क्लियर है। चलिए एफबीडी बनाते हैं नॉट का। नॉट का एफबीडी बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिसने नॉट का एफबीडी बना लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, हो गया सही। देखो ध्यान से, नॉट के एफबीडी में क्लियरली नीचे T1, इस तरफ T3, इस तरफ T2, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल। ये 30 है तो ये भी 30। सो दिस इज 30, दिस इज 60। अब ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, और ये कितना हो गया वापस। समझ में आया कि एंगल्स कैसे लिए मैंने सारे यहाँ पर। अब एक ही फॉर्मूला होता है कंपोनेंट बनाने का, क्या होता है, a cos, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, क्या बनेगा, T3 cos 30 डिग्री। इसका कंपोनेंट वर्टिकल बनाता हूँ, बनेगा T3 cos 60। इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, बनेगा T2 cos 60। और इसका वर्टिकल बनाऊंगा तो क्या बनेगा, T2 cos 30। बताओ कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर। क्या वही एग्जैक्ट सेम तरीका था जो पहले पिछले क्वेश्चन में किया है। शिफा लिखा, समझ में आ रहा है। अरे बताओ 11th क्लास। ठीक है, अब देखो, अब सुन लो, ये तो आ गया, सुन लो। अब फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो एक दूसरे को मार देने चाहिए, और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को मार देने चाहिए। तो ये सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, सबसे ऊपर कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। कौन कौन से, T2 cos 30 प्लस T3 बराबर किसके होना चाहिए, T1 के। और T1 किसके बराबर है, तो ये बराबर किसके होने चाहिए। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की हाफ। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। अब एक दूसरी इक्वेशन और बनेगी, कहां से बनेगी, हॉरिजॉन्टल सॉल्व करके। ये भी तो इसको मारना चाहिए। तो T2 cos 60 शुड बी इक्वल टू T3 cos 30। cos 30 होता है √3/2, ये होता है 1/2। तो आंसर आ गया T2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग में सवाल आता है, सॉल्व कैसे करेंगे। T2 की वैल्यू यहां से उठाओ, इसमें पुट कर दो, तो T3 निकल आएगा। तो T3 निकल आया, वापस इसमें पुट करोगे तो T2 भी निकल आया, और सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाए। समझ में आया। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो देख लो दोबारा। उठाएं इसको, यहां पर मेरे को दिख रहा है, ये देखो 2 यहां पर नीचे है, इधर भी नीचे, कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया। कोई दिक्कत, अरे यस और नो। कुछ नहीं किया, एलसीएम में यहाँ पर 2 लिया और दूसरी तरफ भेज दिया मल्टीप्लीकेशन में। डायरेक्टली करूंगा, 11th क्लास स्टूडेंट्स और 10th क्लास की चीजें नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अब ये T2 की वैल्यू कितनी है, √3 टाइम्स, कितनी है, √3 टाइम्स। उठा के यहाँ पर पुट करूंगा तो बनेगा √3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय √3 टाइम्स T3 प्लस T3 शुड बी इक्वल टू 2mg। ये बन गया 3 टाइम्स T3 प्लस T3 इज इक्वल टू 2mg। ये बन गया 4 टाइम्स T3 इज इक्वल टू 2mg। ये इससे कैंसिल हुआ, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2। और अगर T3 की वैल्यू mg/2 है, T3 की वैल्यू अगर mg/2 है, तो इसमें पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 mg/2। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एग्जैक्ट सेम तरीका सेम है, थोड़े से एंगल वेंगल ज्यादा हो गए, कंपोनेंट ज्यादा हो गए। समझ में आई बात।
फटाफट चेप लो।